चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रपोजिशन एंड प्रेडिकेट का डिस्कशन ऑलरेडी हो गया था। व्हाट इज प्रपोजिशन? प्रपोजिशन एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है विच कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। जब आप प्रेडिकेट लॉजिक की बात करते हो तो इट इज द अगेन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मीन्स आई कैन से इट इज अ प्रपोजिशन। बट ये क्या होता है कि इट इज अ प्रपोजिशन विद प्रेडिकेट विद सर्टेन प्रॉपर्टीज, तो इसको आप क्या बोलने लगते हो? इट इज प्रेडिकेट। ये जो प्रॉपर्टीज होती ना, इट कुड रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी तरीके का कंपैरिजन आपको करना है, यू कैन रिप्रेजेंट, है ना, यू कैन रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसके लिए आप क्या लिखते हो? प्रपोजिशन, है ना, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट प्रेडिकेट जो कि एक रिलेशनशिप या प्रॉपर्टी को बताए। जैसे जॉन इज अ पॉलिटिशियन, तो मैं क्या कहूंगी कि एक्स क्या हो जाएगा? अ वेरिएबल, है ना, एंड पी इज अ पॉलिटिशियन, ये हो गई प्रॉपर्टी। तो इसको कैसे लिखोगे? पी एक्स, रीड कैसे करोगे? एक्स इज अ पॉलिटिशियन, या एक्स की वैल्यू क्या है? जॉन, सो जॉन इज अ पॉलिटिशियन, सिंपल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो कंक्लूजन्स है वो क्या दिए गए हैं। वी हैव इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जिनकी हेल्प से हम कंपोजिट प्रपोजिशंस लिखते हैं। तो बेसिकली वी हैव 5 ऑपरेटर और इनका प्रेसिडेंस कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द नेगेशन, पहले नेगेशन, देन कंजक्शन सॉल्व होता है, देन डिसजंक्शन सॉल्व होता है, देन इम्प्लीकेशन एंड बाय इम्प्लीकेशन, है ना। अच्छा, और ये जो टेबल है मैं बार बार हमेशा बताती हूँ कि वी शुड रिमेम्बर देम, बहुत इजी है याद करना। पी इम्प्लीकेशन क्यू, यदि आपको समझ में आ गया, वी कैन रीराइट इट नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट होता है। अब आपसे पूछो कि इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई दोनों के लिए ट्रुथ टेबल बनाओ। यदि ट्रुथ टेबल इक्वल है तो आप कहोगे कि बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर P बाय इम्प्लीकेशन कैन बी Q, और मैंने आपको बताया था P इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, है ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लीकेशन Q। तो ये भी देखिए वही लिखा है। बाकी नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q, सिंप्लीफाई कर लो, नेगेशन बाहर रखो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो नेगेशन ऑफ P और Q। नेगेशन को सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट P और Q। देखिए ये दिया हुआ है ना। सो इनको तो लेफ्ट हैंड साइड यदि आपको गिवन होगा, यू कैन इजीली सॉल्व द राइट हैंड साइड। एंड जो नीचे की जो प्रपोजिशन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इनको कैसे याद रखना है भाई? सिंपल, देखो ये क्या दिया है? P इम्प्लीकेशन Q, P इम्प्लीकेशन R। सो कैन आई से कि P implies both Q and R? Yes, P implication Q and P implication R. Can I say P can imply both Q and R? Yes, आप कह सकते हो। लेकिन देखिए P implication R and Q implication R, तो हम क्या बोलेंगे? आपने कहा कि P भी R को इम्प्लाई कर रहा है एंड Q इज ऑल्सो इम्प्लाइज R, तो आप कह सकते हो कि या तो P या फिर Q विल इम्प्लाइज R। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नाउ P इम्प्लीकेशन Q और P इम्प्लीकेशन R, सो आई कैन कंबाइन इट लाइक दिस वन। लेकिन P इम्प्लीकेशन R और Q इम्प्लीकेशन R, तो इसको कंजक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इनको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था हमने जब लास्ट पेपर सॉल्व किया था तो उसमें आप लोगों को ये फर्स्ट वाला पूछा भी गया था, है ना। जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें डायरेक्टली आपको इक्विवेलेंस पूछा गया था। तो या तो सॉल्व करना स्टार्ट कर जानिए कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल डेली अपना चार्ट बनाइए, डेली इन चीजों को गो थ्रू करते रहिए, है ना। बाय इम्प्लीकेशन इक्विवेलेंस दिए हुए, दिस इज व्हाट सिंपलेस्ट वन। हम क्या बोलते हैं कि वी कैन हैव P by implication Q can be rewritten as P implication Q and Q implication P, है ना। या फिर देखो P implication Q can be by implication negation of P by implication negation of Q होता है। तो ये ऐसा यदि आपको कहीं दिखे तो गलत नहीं कर देना है कि नहीं ऐसा तो होता नहीं। यदि P कंडीशन फॉल्स है तो it will be false if and only if Q is also, and only if
QH2. So both are equivalent, दोनों ही equivalent होते हैं. Now P implication, by implication Q can also be written as P or Q or negation of P or Q, है ना, negation of Q. So yes, we can write like this. और ये लास्ट वाला है ना, so these are just equivalent. उसके लिए आ जाता है important, आपने कहा कि कभी भी आपको यदि एक प्रोपोजिशन दिया है, नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशन दिया है विद डिसजंक्शन, ये हमेशा टोटोलॉजी होगा, ये हमेशा टोटोलॉजी होगा. क्यों होगा समझिए, ऐसा क्यों होगा. ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि यदि P ट्रू है या फिर नेगेशन ऑफ P ट्रू है, तो रिजल्ट तो हमेशा ट्रू मिलने वाला है. बिकॉज disjunction में if any one value is true, result will be true, है ना. सिर्फ false के कंडीशन में रिजल्ट false बनता है, बाकी सभी कंडीशन में ट्रू होता है. तो यही हमने बोला कि यदि कभी भी आपको कंजक्शन P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P दिया है, इट विल बी ऑलवेज अ टोटोलॉजी, क्योंकि ये हमेशा ट्रू होता है. लेकिन है ना, आपने कहा P कंजक्शन नेगेशन ऑफ P, ये हमेशा बनता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन. क्यों? क्योंकि भाई एनी वन वैल्यू इज फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स. यदि कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, तो इसको आप बोलते हो कॉन्ट्राडिक्शन. एंड P और Q, भाई या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है, या ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो इनके केस में सीधी सी बात है कि इट विल बी अ कंटीजेंसी, जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. Another important slide, ठीक है, another important slide is this one. डायरेक्टली आप लोगों से लॉज पूछे जाते हैं, मैथड टेबल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लाइक देखिए, whenever, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक समझाती हूँ. इन्होंने क्या बोला, वी हैव आइडेंटिटी लॉ, है ना, आइडेंटिटी लॉ बोल दिया. अब आइडेंटिटी का मतलब होता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी है, चाहे मेरा एंड ऑपरेशन हो या फिर और ऑपरेशन हो, रिजल्ट शुड बी इटसेल्फ. तो भी इनपुट है ना. तो आपने कहा x को यदि मैं एंड करूंगी 0 तो ये 0 हो जाएगा. तो यहाँ 0 ने डोमिनेंस कर दिया, है ना, ये डोमिनेंस. मैं x इंटू 1 करूं, सो आई विल गेट x. तो इसको हम बोलेंगे x ने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन की, आइडेंटिटी के अंदर चला गया. ऐसे ही आपने बोला x प्लस 0 करें तो आपको x मिलेगा, मतलब इट इज मेंटेनिंग द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है. प्लस 1 करूंगी सो आई विल गेट 1, तो मतलब 1 इज डोमिनेटिंग. तो देखिए, ये आपके बन रहे हैं आइडेंटिटी और ये आपके बन रहे हैं डोमिनेंस लॉ. जहां 1 या 0 डोमिनेंस करते हैं वो डोमिनेंस लॉ हो गया. बाकी आइडेंपोटेंट लॉ ये कहता है हैव 2 इनपुट and both input का जो result है, sorry, if both input are same, तो result should be same, है ना. तो जैसे आप क्या करो, x into x, आपको क्या मिलेगा x, या x plus x, you will get x. तो इसमें देखिए, इसको आप बोलते हो आइडेंपोटेंट लॉ, इसको आप बोलते हो आइडेंपोटेंट लॉ. याद रहेगा. इनवर्स इज वेरी सिंपल. आप x का कॉम्प्लीमेंट निकालो and then there will be the AND operation. So what you will get 0, but x plus x complement will be 1. ये होता है आपके इनवर्स लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ आपको पता है, यदि आपने x plus y किया, you can say it will be equal to y plus x. x and y किया, so it will be equal to y and x. That's it. एसोसिएटिव सिंपल. आपने कहा पहले x और y को एंड करें, देन रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल होगा यदि मैं पहले yz का एंड परफॉर्म करूं फिर x का एंड परफॉर्म करूं. क्योंकि आपको पता है ना, मल्टीप्लिकेटिव मतलब एंड और ऑपरेशन, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन ऑपरेटर आर एसोसिएटिव, आर कम्यूटेटिव, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना. एब्जॉर्प्शन लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है,
x प्लस वाई। अब देखो यहाँ क्या होगा, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करो ना, वी कैन से यदि आप x राइट लाइक x प्लस वाई, तो आप सिंपली x लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा y। कभी भी यदि ऐसी टर्म है जहाँ x से x मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी टर्म को आप ऐड कर रहे हो, है ना। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा है a b एंड ए बी प्लस सी, तो रिजल्ट क्या होगा, तो हम एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए बी को ही ऐड कर रहे हैं, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट विल बिकम ए बी। ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ है। या ओनली ये दोनों आपके एब्जॉर्प्शन लॉ है। इट इज विद रिस्पेक्ट टू द कंजक्शन, इट इज विद रिस्पेक्ट कंजक्शन, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिसजंक्शन, बाकी वही चीज है। डी मॉर्गन्स हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। एंड डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ओरिजिनल टर्म। देखिए ये को ट्रू और फॉल्स की चीजों के रूप में दी गई है। यदि ट्रुथ वैल्यू दी गई है 0 एंड 1 की जगह, यहाँ ट्रू और फॉल्स यूज करके, तो आप इनको गो थ्रू कर लेंगे, है ना। सेम लॉ है, बट यहाँ पर बस ट्रू और फॉल्स का यूज किया है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का यूज किया है इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1। ये यहाँ तक, इसमें आप एक बार रीड कर लो, है ना, फिर डन लिख देना कमेंट बॉक्स में। डन। यस, वेरी गुड। सॉल्व दिस वन। ऑप्शन 2 डोमिनेंस लॉ कहाँ हो गया भाई, 1 ही हो गया, है ना। ये इन दो को तो अलग कर दो। अब इन्होंने कहा एसोसिएटिव लॉ, यस, ऑप्शन 4, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज दिस एंड एब्जॉर्प्शन इज दिस, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। सॉल्व दिस वन।
क्या आंसर होगा? सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, है ना? यहाँ आंसर बनेगा 3। क्या बोला? P बाय इम्प्लीकेशन Q बाय, इसको तो नेगेशन ऑफ P और Q लिखना है। ये हो गया A is 3, है ना? A is 3, बट ये तो मैच ही नहीं हो रहा ना। A is 2, यस A is 2, नॉट 3, A is 2। तो A is 2 मतलब ऑप्शन 2 ये अलग कर दो, फिर B is 3। डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं। क्या लिखा है? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, क्या बन जाएगा? इट विल बिकम नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन कंजक्शन, ये डिसजंक्शन था, कंजक्शन हो जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन कंजक्शन Q। इसको फिर सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा, इट विल बी नेगेशन P इज P डिसजंक्शन विल बिकम कंजक्शन एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, बस अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, तो नेगेशन ऑफ P एंड P और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, है ना? तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कंजक्शन के साथ जाएगा, ये कंजक्शन के साथ जाएगा। फिर आप इसमें से नेगेशन कॉमन निकालोगे तो इट विल बिकम P और Q। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वी हैव, चलो वैसे तो सॉल्व हो चुका है। P बाय इम्प्लीकेशन Q अभी बताया था, इट कुड बी 1, है ना? ये आपका हो जाएगा C इज 1 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। ये अभी आपको मैंने बताया था इन दिस लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, चलो वेरी गुड। सॉल्व करिए क्वेश्चन, आप लोगों का ही कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। सॉल्व दिस वन। क्या आंसर होगा? अगेन 3, अगेन वही, है ना? आइडेंटिटी लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो यस, द करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन 1 है, यस एब्जॉर्प्शन इज ऑप्शन 1। ठीक है, A इज 4, 3 तो नहीं आ रहा है। बाउंडेड लॉ इज नल लॉ। तो जब आप क्या बोलते हो, A+1 किया, डोमिनेंस लॉ ही बाउंडेड लॉ कहलाता है। आइडेंटिटी तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर लूं, है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी लॉ। एंड दिस इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेरी गुड। चलो सॉल्व दिस वन। क्या आंसर होगा भाई?
क्या आंसर होगा? नेगेशन ऑफ पी, इट इज ऑप्शन 1. ठीक है, इट विल बी ऑप्शन 1. डायरेक्टली आपसे आपको पता है ना? क्या है भाई, इतना, ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो बहुत सिंपल है. पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसको क्या लिख सकते हो? नेगेशन ऑफ पी, यू कैन रीराइट नेगेशन ऑफ पी और क्यू. अच्छा, नॉट पूछा है, चलो तो ये तो होगा. फिर देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लो. क्या लिखा है? नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी. क्या लिख सकते हो? नेगेशन क्यू, नेगेशन और नेगेशन ऑफ पी. क्या बन जाएगा? नेगेशन ऑफ क्यू विल बिकम क्यू और नेगेशन ऑफ पी. इसको रीराइट कर लो, क्योंकि डिसजंक्शन है तो कॉम्यूटेटिव होगा. आप लिख सकते हो नेगेशन ऑफ पी और क्यू विच इज इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लीकेशन क्यू, है ना? ये आपको मिल गया. इसी तरीके से इसको सिंपली देखो, ये वैसे दिख रहा है, ये तो बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है. थर्ड को भी सॉल्व कर लो. नेगेशन पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, क्या बनेगा? डिमॉर्गन से अप्लाई करो. डिमॉर्गन से अप्लाई करोगे तो बनेगा नेगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन विल बिकम कंजक्शन विल बिकम डिसजंक्शन, नेगेशन नेगेशन ऑफ क्यू. तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू अगेन पी इम्प्लीकेशन क्यू. तो आंसर बनेगा 4, है ना? आंसर बनेगा 4. ठीक है, ये देखिए एमपीपीएससी का पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था. सॉरी, क्या है पेज नंबर? एक सेकंड मैं देखती हूँ. 119. हाँ, ये देखिए एमपीपीएससी में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका जनवरी में एग्जाम हुआ था. क्या आंसर होगा? यहाँ आंसर क्या होगा? 1, है ना? सिंपल सा है. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इम्प्लीकेशन. तो ऑप्शन 1 तो डायरेक्टली आपको पता है. वेरी गुड. चलिए नाउ कंटिन्यू करते हैं. सो वी हैव सम इम्पोर्टेंट टर्म, जैसे टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी एंड सेटिस्फेबल. क्या होता है टोटोलॉजी? टोटोलॉजी जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इफ वी हैव अ प्रपोजिशन, या फिर ठीक है, वी हैव अ प्रपोजिशन जिसमें आपका जो रिजल्ट है इट इज ट्रू फॉर ऑल द इनपुट्स, ऑल द वैलिड पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन वेरिएबल. तो ये हमेशा यदि ट्रू रहे, ठीक है, ये आप डेफिनेशन रीड करिएगा. प्रपोजिशन फंक्शन whose truth value is true under all the proposition variable. आपने बोला p disjunction negation of p, we could have two combination, true false और false true. रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? ट्रू ही मिलेगा. सो आई विल से इट इज अ टोटोलॉजी. ये टोटोलॉजी होगी, ये हमेशा ट्रू रहेगी. लेकिन यदि यहाँ पर दोनों ही रिजल्ट फॉल्स बन जाए और हमेशा ही फॉल्स रहे, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन. हम इसको क्या नाम दे देते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन. इसी तरीके से कॉन्टीजेंसी. अब कॉन्टीजेंसी वाला हो गया बीच वाला भाई, जो ना तो कंप्लीटली टोटोलॉजी है और जो ना ही कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्शन बोलने लगते हो. कॉन्टीजेंसी सम टाइम, ठीक है. अब कॉन्टीजेंसी में देखो, वी हैव 1 ट्रू वैल्यू, 3 फॉल्स वैल्यू है. ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास 3 फॉल्स होती, 1 ट्रू होता, तो भी ये कॉन्टीजेंसी था, तो भी ये कॉन्टीजेंसी था. लेकिन यहाँ पर एक नई डेफिनेशन आती है, सेटिस्फेबल. सेटिस्फेबल कहता है कि कंपाउंड प्रपोजिशन दैट हैज एटलीस्ट, है ना, यदि मेरी 2-3 वैल्यू ट्रू होती है, एक फॉल्स होती, तो भी एक कॉन्टीजेंसी था, अभी भी एक कॉन्टीजेंसी है. लेकिन हमने कहा एक कंपाउंड प्रपोजिशन दैट हैज एटलीस्ट 1 ट्रू वैल्यू और अ कंपाउंड प्रपोजिशन दैट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड सेटिस्फेबल. तो हमारे केस
देखो ये जो पहला वाला रिजल्ट है फॉल्स 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 एंड ओनली वन इज ट्रू, तो आई विल से ए सेटिस्फेबल है, ये सेटिस्फेबल है, ये सेटिस्फेबल के साथ साथ कॉन्टिजेंसी भी है। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये लगा रहे कि एटलीस्ट वन वैल्यू शुड बी द ट्रुथ वैल्यू। यदि एक वैल्यू आपकी ट्रुथ वैल्यू है तो वो सेटिस्फेबल होगा, और यदि सेटिस्फेबल होगा तो टोटोलॉजी भी होगा और कॉन्टिजेंसी भी हो सकता है ना। अ सेटिस्फेबल कैन बी, हमें है ना, नॉट ऑलवेज बट इट कैन बी, मतलब टोटोलॉजी में सारी वैल्यू ट्रू होती है, सो आई कैन से ये वैलिड भी है साथ में सेटिस्फेबल भी है, क्योंकि सेटिस्फेबिलिटी की कंडीशन ये है कि एटलीस्ट ट्रू है। या फिर आपने कहा कॉन्टिजेंसी होगा, कॉन्टिजेंसी कहता है जो ना तो टोटोलॉजी है ना ही कंट्राडिक्शन है, तो वो भी सेटिस्फेबल होगा, है ना। तो ये चारों एक इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, कंटीजेंसी एंड नॉनलेस। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ क्या बोलते हैं, डुअलिटी। अब डुअलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए आपको एक प्रोपोजिशन दिया है दिस वन और कह रहे हैं इसका डुअल कैलकुलेट करो, तो सिंपल सा रूल है नंबर वन, ठीक है, नंबर वन, यदि कंजक्शन है या डिसजंक्शन है तो इनको आपस में बदल दो, तो डिसजंक्शन हो जाएगा, और डिसजंक्शन है तो कंजक्शन बन जाएगा। और यदि कोई वैल्यू ट्रू लिखी है तो उसको फॉल्स लिख दो, फॉल्स लिखा है तो उसको ट्रू लिख दो। तो हमारे पहला एग्जांपल है क्या, पी क्यू का डुअल क्या बनेगा, कुछ नहीं, पी एंड क्यू विल रिमेन एज इट इज, पी एंड क्यू एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ ये सिंबल चेंज होगा, तो इट विल बी द डुअल ऑफ दिस। लेकिन यही चीज ही होती पी डिसजंक्शन ट्रू के साथ, मान लो ये ऐसा दिया होता है ना, पी डिसजंक्शन ट्रू, तो इसका डुअल क्या बनता, कुछ नहीं, पी एज इट इज रहता, डिसजंक्शन बन जाता कंजक्शन, ट्रुथ वैल्यू हो जाती है फॉल्स वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू बन जाती है आपकी फॉल्स वैल्यू। क्लियर है? ये याद रखिएगा डुअल कैसे कैलकुलेट करना है। वेरिएबल चेंज नहीं होते हैं, वेरिएबल चेंज नहीं होते हैं, चेंज सिर्फ क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल चेंज नहीं होंगे, चेंज आपका सिर्फ होगा सिंबल एंड ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू, ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंस वी डिनोट विद दिस, कब आता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया यदि आपको किसी भी रिलेशन का लाइक वी से ना कि इट इज इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी, अब मुझे कैसे कह सकती हूँ कि इक्विवेलेंट है, इफ आई विल मेक द ट्रूथ टेबल फॉर दिस एंड फॉर दिस आई विल गेट द सेम थिंग। तो ये आप बोलते हो कंपाउंड प्रोपोजिशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, सिंबल यूज करते हैं थ्री लाइन, और भी से इट इज इक्विवेलेंट, P implies Q only if and only if P implication Q is a tautology, है ना। यदि मेरे पास राइट हैंड साइड में जो लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो यदि एक टोटोलॉजी हो, तो हमारे दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नोन एज इक्विवेलेंट, ठीक है। बट एग्जाम में ट्रुथ टेबल बनाने का टाइम नहीं होता है, एग्जाम में ट्रुथ टेबल बनाने का टाइम नहीं होता है, फिर क्या करोगे, फिर इनको याद रखोगे, ये चीजें मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं, इनको याद रखोगे, इतना मेहनत नहीं करेंगे, इनको ही पूछा जाता है, अलग से नहीं पूछते हैं, तो आपका ये हो गया। ओके, नाउ देखिए जब हम बात करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक की, तो प्रेडिकेट लॉजिक आपका रिप्रेजेंट करते हैं सम कंडीशन, है ना, सम रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप को हम चाहे तो स्पेसिफिक वेरिएबल पर अप्लाई कर सकते हैं और हम चाहे तो यूनिवर्सल बना सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स, विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स। और यहाँ पर हमारे दो क्वांटिफायर्स हैं, नाम याद है, यहाँ पर हमारे दो क्वांटिफायर्स होते हैं, फर्स्ट इज नोन एज
First is known as universal quantifier for all. Universal quantifier for all. इसको पढ़ते हैं for all, इसको पढ़ते हैं for each, इसको पढ़ते हैं for every x, for all x, for any arbitrary x, है ना, whatever language है सर हमको समझना है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ना। और सेकंड आपका बनता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को लिखते हैं देयर एग्जिस्ट से, और देयर एग्जिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और रीड क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, कोई है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फॉर सम भी बोल सकते हैं, या देयर इज एन एक्स चलेगा, ठीक है। जैसे एक प्रेडिकेट दिया है कि पी एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो कुछ एक्स ऐसे हैं जो एक्स से ग्रेटर है, कुछ एक्स ऐसे होंगे जो एक्स से लोअर होंगे, है ना, तो देयर एग्जिस्ट लगेगा, इसमें क्या लगेगा, देयर एग्जिस्ट। तो दिस इज व्हाट योर क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में ठीक है, एक चीज और बताते हैं शायद होगा, ठीक है। नाउ वी हैव सिमिलर लॉजिकल इक्विवेलेंस की ही बात कर रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल इक्विवेलेंस विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिफायर। सिर्फ 2 रूल्स हैं, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात कर रहे हो, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर कंजक्शन, ठीक है। फॉर ऑल को जब आप, फॉर ऑल एक्स को जब आप ax ऑफ एंड bx पर अप्लाई करते हो, तो यू कैन रीराइट एज फॉर ऑल एक्स ax एंड फॉर ऑल एक्स bx, ये दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिसजंक्शन, इट इज नॉट इक्विवेलेंट। बस इतना याद रखना है, इसलिए मैं अपने शब्दों में बता दे रही हूँ कि आपकी जो फॉर ऑल है, तो याद रखने का शॉर्टकट क्या है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंजक्शन, है ना। तो अपोजिट साइड पर, अपोजिट साइन पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मगर फॉर ऑल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिसजंक्शन। बस इतना याद रख लिया तो एग्जिस्टेंशियल अपने याद हो जाएगा। Existential quantifier is distributed over the disjunction but not on the conjunction. रीड कर लीजिए, बताइए। देखिए ये वाला थोड़ा सा, हाँ
ठीक है, ये आंसर होगा बोथ S1 एंड S2 आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। यस, फॉर ऑल विद डिसजंक्शन इक्विवेलेंट नहीं होता है, देयर एग्जिस्ट विद कंडक्शन इक्विवेलेंट नहीं होगा। वेरी गुड, ऑप्शन 3 बोथ S1 एंड S2 है ना। ये देखिए तो बता ही दिया है। एक चीज और सिखाना है आपको, do you know how to translate the statement? Yes or no? स्टेटमेंट ट्रांसलेशन कैसे होता है? जैसे आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए तो क्या आप उसका इक्विवेलेंट बना सकते हो? लाइक सॉल्व दिस वन। फिर कैसे करोगे मैम पेपर? भारती मैम, आप लोगों को तो और ट्विस्ट कर करके पेपर दिया गया था। MBBSC में तो और मतलब पेपर बहुत लेंदी बनाया गया था। मॉक टेस्ट दो ना आप लोग, ये वाले दो जो डेली चल रहे हैं। डी होगा, ई होगा, सी होगा। तो इसमें बोला इफ माय कंप्यूटेशन आर करेक्ट एंड आई पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल देन आई विल रन आउट ऑफ मनी। इफ आई डोंट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल द पावर विल टर्न ऑफ। Therefore, if I don't run out of money, the power is still on, and then my computation are incorrect. Convert the this argument into logical notation using the variable C, B, R, P, है ना? C for computation, E for electric bill, out of money, नहीं, B for electric bill, R for out of money, and P for
P फॉर पावर, P फॉर पावर, ठीक है, तो ये है पावर। अब इन्होंने क्या बोला, इफ माई कंप्यूटेशन आर करेक्ट, तो C पॉजिटिव है ना, इफ लगा है, इफ एंड लगा है, आई पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, बी आपके लिए बोला गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इफ आई विल पे, तो देन यहां से स्टार्ट हो रहा है, देन आई विल रन आउट ऑफ मनी, और आउट ऑफ मनी तो आर हो गया भाई, सिंपल सा ही तो बन गया। अब इन्होंने कहा इफ आई डोंट पे, दूसरा आपका प्रोपोजिशन स्टार्ट हो रहा है, इफ आई डोंट पे, डोंट पे है ना, पे के लिए क्या है, इफ आई डोंट पे द इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल के लिए आप लेकर चल रहे हो बी, तो इफ आई डोंट पे मतलब निगेशन ऑफ बी, निगेशन ऑफ बी, देन क्या होगा, द पावर विल टर्न ऑफ, ठीक है, तो पावर टर्न ऑफ हो गया, ओके। उसके बाद आपने कहा देयरफॉर इफ आई डोंट रन आउट ऑफ मनी, ठीक है, रन आउट ऑफ मनी के लिए आर है और डोंट लगा है तो निगेशन कर दिया, एंड लगा है एंड, पावर इज स्टिल ऑन, पावर इज स्टिल ऑन, इसका इंप्लीकेशन क्या है, देन माय कंप्यूटेशन ही इनकरेक्ट थे, सो माय कंप्यूटेशन आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा ये, ओके। चलिए ट्राई करिएगा। ए, what is the correct translation of following statement into mathematical, some real number or rational? तो देखिए हमेशा एक थंब रूल आपको बता देते हो कि जब भी देयर एग्जिस्ट है तो उसके साथ आता है एंड, और जब भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो उसके साथ आता है इम्प्लीकेशन। तो देयर एग्जिस्ट बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट है ना एक्स, जो कि रियल भी है एंड रैशनल भी है, तो आंसर बनेगा सी, ठीक है, जो रैशनल भी है और रियल भी है। ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ट्विस्ट किया गया है। Which of the following is the most appropriate logical formula to represent the statement? Gold and silver ornament are precious. क्या आंसर होगा यहाँ पर? देखिए चाहे सिल्वर के आभूषण पहनो चाहे आप गोल्ड के आभूषण पहनो, दोनों ही प्रीसियस होते हैं ना, तो यहाँ बनेगा किससे? डिसजंक्शन से। ये चीज कंप्लीट किससे होगी? डिसजंक्शन से, और सॉरी फॉर ऑल से, यूनिवर्सल क्वांटिफायर प्लस डिसजंक्शन। तो आपने कहा कि चाहे फिर वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो, चाहे फिर वो गोल्ड हो या, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि गोल्ड का ही ऑर्नामेंट, आप यदि यहाँ
पर कंजक्शन लगा दो, तो आप बोलना चाह रहे हो या तो गोल्ड या फिर सिल्वर, है ना। तो ये आप क्या बोलना चाहते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही प्रीसियस है। अब मान लीजिए कि इनका जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो एक ट्रू वैल्यू होगी, एक फॉल्स होगी, तो रिजल्ट आपको हमेशा फॉल्स मिलने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड आपका प्रीसियस नहीं होगा, गोल्ड भी प्रीसियस होगा। तो इसलिए हम यहाँ डिसजंक्शन की जगह, सॉरी कंजक्शन की जगह लगाएंगे डिसजंक्शन। चाहे तो गोल्ड है या फिर सिल्वर का ऑर्नामेंट है, यदि ऐसा है, ठीक है, फॉर ऑल की बात की गई, कोई भी ऑर्नामेंट है जो कि गोल्ड या सिल्वर का है वो, अच्छा अभी बताया था यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो इम्प्लीकेशन लगेगा, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर इम्प्लीकेशन है, बट यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है कंजक्शन, है ना। यूनिवर्सल क्वांटिफायर कंजक्शन इम्प्लीकेशन है, बट देखो GX अगेन गोल्ड एंड सिल्वर इम्प्लाइज प्रीसियस होना है ना, ऐसा नहीं कि प्रीसियस है तो वो गोल्ड एंड सिल्वर होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, दिस वन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिएगा। Which one of the first order predicate calculus statement given below correctly express the following English statement? ठीक है, तो अगेन देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि टाइगर्स हो या फिर लायन है, अटैक करेगा, कब अटैक करेगा, इफ दे आर हंग्री और थ्रेटन, ठीक है। तो वही चीज फॉर ऑल एक्स, या तो टाइगर है या फिर लॉयन है, इट शुड बी या तो टाइगर है या लॉयन है। इट इम्प्लाइज यदि वो हंग्री है या थ्रेटन है, सो डेफिनेटली दे विल अटैक, ठीक है, फॉर ऑल की बात की जा रही है। यहाँ फॉर ऑल लगाया, ठीक है, टाइगर और वही कंजक्शन कर दिया, हम कहते भाई डिसजंक्शन लगाओ ना, क्योंकि दोनों ही उतने पावरफुल हैं, दोनों ही उतने पावरफुल है। ये कंजक्शन था, ठीक है, ये कंजक्शन था। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, एमपीपीएससी में पूछा गया था आपका, ये स्टेटमेंट ट्रांसलेशन का ही है। Solve this one. आपसे बोला जा रहा है फॉर ऑल एक्स, ठीक है, तो ये लगा लो कि आप फॉर ऑल एक्स, एक्स इज लेस देन 5 और एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो पी एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्स लेस देन एक्स 5, तो पी एक्स बन जाएगा, है ना। और लगा है तो आप लगा दोगे डिसजंक्शन, और क्यू रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन, सो वी विल हैव क्यू एक्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, है ना, ऑप्शन 1। वेरी गुड। नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन ये आया था, which of the following option is correctly represent the symbolic form of given proposition? Either my program runs and it contain no bugs, or my program contain bugs.
बी माई प्रोग्राम, पी बनता है माई प्रोग्राम रन्स, और क्यू बनता है माई प्रोग्राम कंटेन बग। इधर माई प्रोग्राम रन एंड इट कंटेन्स नो बग, ठीक है, एंड इट कंटेन नो बग्स, और ठीक है साथ में लगा रखा है और माई प्रोग्राम कंटेन्स बग। तो यस यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, और इट कंटेन बग्स। तो ये आपका ऑप्शन 1 ही बन रहा है ना, ऑप्शन 1 ही जा रहा है। चलो भाई, तो ये था आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर। तो आपने देखा कि यही कॉन्सेप्ट पूछे गए थे प्रोपोजिशन लॉजिक से एंड प्रेडिकेट लॉजिक से, सो दैट मच इज सफिशिएंट, है ना। इतना ही आप तैयार कर लीजिएगा जितना मैंने पढ़ाया है, आज कवर किया है। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द अबव टू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। बता देती हूँ, देखो नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या हो जाता है, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और नेगेशन ऑफ एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बनता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जैसे ये लिखा है, क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स, हम इसको लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी एक्स, ठीक है। या फिर जैसे ये लिखा हुआ है कि देयर नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स, इसको हम रीराइट कर सकते हैं क्या, फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ पी एक्स, है ना। तो भाई ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी हाँ ये तो हो जाएगा फिर अब आपसे कल और प्रैक्टिस करवा देती हूँ, ठीक है, क्लास में। बाकी मतलब एडवांस लेवल की, बाकी आज इतना हमने कवर किया है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोगों को एमपीपीएससी में इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कल थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस करा दूंगी, है ना। ये सॉल्व करिए, एक्स इज माई फ्रेंड, एक्स इज परफेक्ट, एंड देन द करेक्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ माई फ्रेंड आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, ये आंसर क्या होगा कि सम ऑफ माय फ्रेंड है जो कि परफेक्ट मींस देयर एग्जिस्ट सम फ्रेंड व्हिच इज नॉट परफेक्ट। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, रिमेनिंग ये आपको आगे के क्वेश्चन समझा दूंगी कि इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। एक ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। Yes, in the logic which of the following are statement, there will be snow in January, true or false हो सकता है,
एंड व्हाट इज द टाइम, ये आपका प्रोपोजिशन नहीं है. टुडे संडे इज द प्रोपोजिशन, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. यू मस्ट स्टडी डिस्क्रीट मैथ, ट्रू एंड फॉल्स नहीं होगा. तो आंसर होगा 1 and 3, है ना. 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो बताइए आज के सेशन में कोई डाउट, क्वेरी? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. Thank you everyone.